नमस्ते। ये कहानी शुरू होती है मुंबई के एक छोटे से 2 BH के फ्लैट से। समंदर तो यहाँ से दिखता नहीं था, बस दूसरी बिल्डिंगों की दीवारें दिखती थीं। इसी फ्लैट में कमला अपने बेटे रोहन और बहू सोनिया के साथ रहती थी। रोहन एक बड़ी आईटी कंपनी में मैनेजर था और सोनिया एक बुटीक चलाती थी। घर में पैसा था लेकिन सुकून नहीं था। कमला के पति देवेंद्र को गुजरे 5 साल हो गए थे। तब तक कमला का एक भरा पूरा घर था लखनऊ में। रोहन की नौकरी मुंबई में लगी तो वह उसे अपने साथ ले आया। कमला को लगा था कि बुढ़ापे में बेटे का सहारा मिलेगा, पर उसे क्या पता था कि वो खुद एक सामान बनकर रह जाएगी। कहानी की असली शुरुआत उस शाम हुई। सोनिया अपने कमरे में जोर जोर से चिल्ला रही थी। कहाँ गया? यहीं रखा था मैंने। मेरा डायमंड ईयरिंग कहाँ गया मम्मी जी? आपने देखा? कमला बेचारी रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। बहू की आवाज सुनकर उसके हाथ कांप गए। वो डरते डरते कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। क्या हुआ बेटा? मैं तो रसोई में थी। सोनिया ने अपनी अलमारी का सारा सामान बिस्तर पर फेंक रखा था। वो गुस्से में लाल थी। आप आई थी ना कमरे में रोहन के कपड़े रखने? मैंने सुबह ही ईयररिंग्स यहाँ ड्रेसिंग टेबल पर उतारे थे। एक ही है, दूसरा नहीं मिल रहा। देखिए, मुझे ड्रामा पसंद नहीं है, सच सच बता दीजिए। अरे, अरे नहीं बेटा। कमला की आंखों में पानी आ गया। मैं तुम्हारी चीज को हाथ क्यों लगाऊंगी? मैं ढूंढने में मदद करती हूँ। रहने दीजिए। सोनिया ने हाथ झटक दिया। आपसे मदद नहीं चाहिए। जब देखो कुछ ना कुछ नुकसान करती रहती है। पिछले हफ्ते मेरी इटालियन ड्रेस पर हल्दी गिरा दी। परसों मेरा महंगा परफ्यूम तोड़ दिया। आज सीधा डायमंड पे हाथ साफ कर दिया। हाथ साफ कर दिया। ये 3 शब्द कमला के सीने में खंजर की तरह उतर गए। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, आज उसी के घर में उस पर चोरी का इल्जाम लग रहा था। तभी रोहन घर आया, दिन भर की मीटिंग्स से थका हुआ। सोनिया ने उसे देखते ही रोना धोना शुरू कर दिया। रोहन, मैं 1 मिनट नहीं रहूंगी इस घर में। तुम्हारी माँ ने मेरा डायमंड ईयरिंग गायब कर दिया। मैंने पूछा तो बातें बना रही हैं। रोहन ने अपनी माँ की तरफ देखा। कमला दरवाजे पर सहमी हुई खड़ी थी। उसकी आंखों में बेबसी थी। वो उम्मीद कर रही थी कि उसका बेटा, उसका रोहन, एक बार तो कहेगा कि मेरी माँ ऐसी नहीं है। लेकिन रोहन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस गहरी सांस ली, अपना लैपटॉप बैग सोफे पर पटका और कहा, माँ तुम्हें पता है ना सोनिया को अपनी चीज़ों से कितना प्यार है। कहाँ रख दिया तुमने? याद करो। मिल नहीं रहा तो कोई बात नहीं, कल नया ला देंगे। लेकिन घर में पड़ी चीज़ जानी कहाँ चाहिए, ढूंढो उसको। ये चोरी के इल्ज़ाम से भी बड़ा इल्ज़ाम था। रोहन ने मान लिया था कि गलती उसकी माँ की ही है। कमला उस रात सो नहीं पाई। वो ठंडे फर्श पर बैठी रोती रही। उसे देवेंद्र की याद आ रही थी। देख रहे हो, तुम्हारे जाने के बाद मैं चोर बन गई, वो बुदबुदाई। अगले 3-4 दिन घर में एक अजीब सी खामोशी रही। सोनिया ने कमला से बात करना बंद कर दिया। रोहन भी ऑफिस के काम का बहाना करके देर से घर आता। कमला को खाना भी उसके कमरे में दे दिया जाता, जैसे वो घर की सदस्य नहीं, कोई अछूत हो। एक रात रोहन अपनी माँ के पास आया। उसके हाथ में एक थाली थी। माँ, खाना खा लो। कमला ने सिर उठाया। बेटा। रोहन उसके पास बैठ गया। आज वो थोड़ा नरम लग रहा था। माँ, मुझे पता है तुमसे गलती से गुम हुआ है। सोनिया का गुस्सा तुम जानती हो, मैंने सब संभाल लिया है। तुम चिंता मत करो। कमला को लगा शायद बेटे को एहसास हो गया है। माँ, रोहन ने बात शुरू की, मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है हिमाचल में, चंबा के पास। कंपनी वहाँ एक नया ऑफिस सेट कर रही है। कमला की आंखों में चमक आई। हिमाचल? वो तो बड़ी ठंडी और अच्छी जगह है। हाँ माँ, रोहन ने कहा। मैं सोच रहा था सोनिया को तो मैं शिमला हेड ऑफिस में सेटल कर दूंगा, लेकिन वो प्रोजेक्ट साइट वो गांव में है। बड़ी शांत जगह है। तुम मेरे साथ चलोगी? यहाँ मुंबई के घुटन से भी अच्छा है। वहाँ हमारा पुराना पुश्तैनी घर भी है। थोड़ा टूटा फूटा है पर रहने लायक हो जाएगा। कमला का दिल बाग बाग हो गया। उसे लगा रोहन उसे इस जहन्नुम से दूर ले जा रहा है। चलूंगी बेटा, बिल्कुल चलूंगी। तू जहाँ रखेगा मैं रह लूंगी। बस तू खुश रह। ठीक है माँ, रोहन ने कहा। सोनिया को मैं बाद में शिमला ले जाऊंगा। पहले मैं तुम्हें वहाँ घर पर सेटल कर देता हूँ। तुम वहाँ रहोगी तो मेरा भी काम में मन लगा रहेगा। 1-2 महीने की ही बात है। फिर प्रोजेक्ट खत्म करके हम सब शिमला में साथ रहेंगे। कमला को लगा कि भगवान ने उसकी सुन ली। वो उस डायमंड ईयरिंग की बात, उस इल्जाम को भूल गई। वो बस अपने बेटे के साथ एक नई जिंदगी का सपना देखने लगी। उसे नहीं पता था कि ये एक सपना नहीं, एक ऐसा जाल था जिससे निकलना नामुमकिन होने वाला था। अगले ही हफ्ते रोहन एक टैक्सी में कमला को लेकर चंबा के लिए निकल पड़ा।
सोनिया उन्हें सी ऑफ करने भी नहीं आई। उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पहाड़ों का सफ़र लंबा और थका देने वाला था। जैसे जैसे टैक्सी ऊपर चढ़ रही थी, कमला का दिल खुश हो रहा था। ठंडी हवा, चीड़ के पेड़, उसे लगा बरसों बाद वो खुली हवा में सांस ले रही है। चंबा शहर से करीब 3 घंटे और गाड़ी चलाने के बाद एक पतली कच्ची सड़क पर गाड़ी रुकी। आ गए माँ, रोहन ने कहा। कमला ने बाहर देखा। सामने एक टूटा फूटा 2 कमरों का पुराना पत्थरीला घर था। उसकी छत की आधी स्लेटें गायब थीं। दरवाजा एक तरफ को झुका हुआ था। ये वो घर नहीं था जिसकी तस्वीरें कमला ने देखी थीं। ये एक खंडहर था। बेटा, ये माँ कहाँ था ना, थोड़ा टूट फूटा है, रोहन ने बात काटी। चलो अंदर चलो। रोहन ने पहले से ही गांव की एक औरत मीना को सफाई के लिए बुला रखा था। मीना ने एक कमरा रहने लायक बना दिया था। रोहन ने टैक्सी से 2 बैग उतारे। एक में कमला के कपड़े थे, दूसरे में 1 महीने का राशन, आटा, दाल, चावल, तेल। माँ, रोहन ने कहा, ये मीना है। ये तुम्हें पानी भर दिया करेगी और लकड़ियां ला देगी। बाकी तुम संभाल लेना। कमला का दिल बैठने लगा। तू तू कब आएगा? मैं बस कल सुबह निकलूंगा। सोनिया को शिमला छोड़ना है। फिर अगले हफ्ते ही आ जाऊंगा। कंपनी ने जब तक रहने का इंतजाम नहीं किया, मैं अप डाउन करूंगा। रोहन ने माँ के पैर छुए। अपना ध्यान रखना। ये लो, 2,000 रुपए। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मीना को बता देना। अगली सुबह रोहन चला गया। कमला उस टूटे घर के दरवाजे पर खड़ी उसे जाते देखती रही। टैक्सी जब तक सड़क के मोड़ पर गायब नहीं हो गई, वो वहीं खड़ी रही। उसे नहीं पता था कि जिस बेटे को वो अगले हफ्ते आने की उम्मीद में देख रही है, वो अब महीनों तक नहीं लौटेगा। पहला महीना जैसे तैसे कट गया। 2,000 रुपए में क्या ही होता। मीना अच्छी औरत थी। वो जंगल से लकड़ियां ले आती, पास के झरने से पानी भर लाती, लेकिन खाना तो खुद ही बनाना पड़ता था। कमला ने रोहन को फोन किया। बेटा, 1 महीना हो गया, तू आया नहीं। माँ, काम बहुत है। तुम समझती क्यों नहीं? अभी टाइम लगेगा। पैसे चाहिए क्या? नहीं बेटा, या बस तू आ जा। आऊँगा माँ, जल्दी आऊँगा, कहकर रोहन ने फ़ोन काट दिया। उस महीने 10 तारीख को गाँव का डाकिया पोस्टमास्टर एक मनी ऑर्डर लेकर आया। रोहन ने 1,000 रुपये भेजे थे। कमला को थोड़ी तसल्ली हुई। चलो, बेटे को याद तो है, लेकिन 1,000 रुपये में पहाड़ों पर क्या होता है? गाँव का लाला, बंसी, हर चीज़ 2 गुने दाम पर देता था। कमला ने खर्च कम कर दिया। उसने दूध लेना बंद कर दिया, फिर सब्ज़ी लेनी बंद कर दी। अब वो बस नमक मिर्च और आटे पर गुजारा करने लगी। अगला महीना आया, कोई मनी ऑर्डर नहीं आया। कमला ने फ़ोन किया, रोहन का नंबर बंद जा रहा था। तीसरा महीना शुरू हुआ। कमला के पास आटे का आखिरी डिब्बा भी खाली हो गया। बंसी लाला ने उधार देना बंद कर दिया था। पहले का हिसाब चुकाओ अम्मा, फिर ले जाना। कमला 2 दिन तक भूखी रही। वो बस पानी पीकर पड़ी रहती। मीना जो अपने घर से रूखी सूखी रोटी लाती, वही खा लेती। तभी तीसरे महीने की 20 तारीख को डाकिया फिर आया। उसकी आवाज़ में आज वो खुशी नहीं थी। अम्मा, मनी ऑर्डर है तुम्हारा। कमला दौड़ी हुई बाहर आई। आ गया, मेरे रोहन ने भेजा। हाँ अम्मा, डाकिये ने कहा, लेकिन इस बार एक गड़बड़ है। ये बैरंग मनी ऑर्डर है। बैरंग मतलब? कमला समझी नहीं। मतलब भेजने वाले ने वहां से टिकट के पैसे नहीं दिए, खर्चा पाने वाले को देना होगा। तुम्हें 50 रुपये देने पड़ेंगे, तब मैं ये 1,000 रुपये तुम्हें दे सकता हूँ। कमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। 50 रुपये? बेटा, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है। मैं कहाँ से दूं? 2 दिन से चूल्हा नहीं जला। डाकिया भी दुखी हो गया। अम्मा, मैं सरकारी आदमी हूँ, मैं अपनी जेब से नहीं भर सकता। नियम है। कमला रोने लगी। बेटा, कुछ कर। मेरे बेटे ने पैसे भेजे हैं और मैं उन्हें ले भी नहीं सकती। एक काम करो, डाकिये ने कहा, तुम चलो बंसी लाला की दुकान पर, वो दे देगा 50 रुपए, वहीं मनी ऑर्डर खुलवा लेना। कमला में चलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन पेट की आग उसे घसीटते हुए बंसी की दुकान तक ले गई। बंसी अपनी गद्दी पर बैठा था। डाकिये ने सारी बात बताई। अच्छा, बैरंग है, बंसी हंसा। कोई बात नहीं, 50 रुपये ही तो हैं। बंसी ने जेब से 50 रुपये निकालकर डाकिये को दिए। डाकिये ने कमला का अंगूठा लगवाया और बंसी से गवाह के तौर पर दस्तखत करवाए। फिर उसने 1,000 रुपये का एक नोट बंसी को थमा दिया। ये लो लाला, 950 अम्मा को दे देना। डाकिया अपनी साइकिल उठाकर चला गया। कमला ने उम्मीद से बंसी की तरफ हाथ बढ़ाया। लाला जी,
बंसी ने 1,000 का नोट अपने गले में रखा और अपनी बही खाता खोली। हाँ तो अम्मा, बंसी ने कहा, पहले पुराना हिसाब हो जाए। हाँ, हाँ लाला, कमला ने कहा। देखो, 3 महीने का उधार, 5 किलो आटा 200 रुपए, 2 किलो दाल 150 रुपए, 1 लीटर तेल 180 रुपए, मिर्च मसाला 100 रुपए, और परसों जो तुम बिस्कुट का पैकेट ले गई थी 20 रुपए, कुल हो गए 650 रुपए। 650? कमला चौंक गई। इतना कैसे? सब लिखा है अम्मा, तुम्हें क्या लगा मुफ्त में दे रहा था? अब 1,000 रुपए आए हैं, उसमें से 50 मैंने डाकिये को दिए, बचे 950, उसमें से 650 तुम्हारे उधार के कट गए। बंसी ने गिना और 300 रुपये कमला के हाथ पर रख दिए। ये लो 300 रुपये, और हाँ, अब अगला उधार तभी मिलेगा जब ये 300 खत्म हो जाए। कमला उन 300 रुपयों को देख रही थी। ये 300 रुपये उसे अगले 40 दिन चलाने थे। वो चुपचाप आटा दाल लेकर अपने खंडहर में लौट आई। उस रात उसने 2 महीने बाद पेट भर रोटी खाई, लेकिन हर निवाला उसके गले में अटक रहा था। उसे आज पहली बार पक्का यकीन हो गया था कि उसका बेटा उसे यहाँ मरने के लिए छोड़ गया था। कमला के हाथ में वो 300 रुपये ऐसे थे जैसे किसी ने मुट्ठी भर राख थमा दी हो। वो पैसे नहीं थे, वो उसकी बची हुई जिंदगी के दिन थे जिन्हें उसे गिन गिन कर खर्च करना था। पहाड़ों पर दिन जल्दी ढलते हैं, और यहाँ उस टूटे घर में सूरज छिपते ही अंधेरा नहीं, एक खौफनाक सन्नाटा पसर जाता था। कमला ने 300 रुपये से थोड़ा आटा, चावल और मिट्टी का तेल खरीदा। बंसी लाला ने उसे एक एक चीज का दाम बढ़ा चढ़ाकर लगाया और कमला चुपचाप सुनती रही। मोल भाव करने की न उसमें हिम्मत थी, न हैसियत। अब उसकी जिंदगी एक ढर्रे पर चलने लगी। वो सुबह उठती, मीना के लाए पानी से हाथ मुंह धोती, फिर लकड़ियों का छोटा सा चूल्हा जलाती जिस पर वो दिन की एक ही रोटी सेंकती। आधी सुबह खा लेती और आधी रात के लिए रख देती। कभी कभी चावल का मांड बनाकर पी लेती। इस सब में एक ही साथी था उसका, एक आवारा कुत्ता, काला दुबला पतला। वो शायद कमला में खुद को देखता था। कमला जब अपनी आधी रोटी खाती तो एक टुकड़ा उसे भी डाल देती। वो कुत्ता कहीं नहीं जाता, बस उस टूटे दरवाजे की दहलीज पर पड़ा रहता, जैसे उसकी पहरेदारी कर रहा हो। अक्टूबर खत्म हो रहा था और चंबा की हवाओं में अब ठंडक नहीं, एक बर्फीली चुभन शुरू हो गई थी। पहली बर्फ गिरी। कमला ने जिंदगी में पहली बार बर्फ गिरते देखी। उसे सुंदर नहीं, डरावनी लगी। वो बर्फ उसकी छत के सुराखों से पानी बनकर अंदर टपकने लगी। एक कोना जहां वो सोती थी पूरी तरह भीग गया। अब वो सिकुड़कर दूसरे कोने में बैठती, अपने घुटनों में सिर छिपाए। उसका कफ बढ़ गया था। अब वो सूखी खांसी नहीं थी, उसके साथ सीने में एक दर्द भी उठता था। 300 रुपये खत्म हो गए। कमला एक दिन हिम्मत करके फिर बंसी लाला की दुकान पर गई। लाला जी, उसकी आवाज कांप रही थी। बंसी ने बही खाते से नजर उठाए बिना कहा, पैसे लाई हो अम्मा? नहीं लाला, पैसे तो नहीं है बेटा, बस मनियो नडर भेजने ही वाला होगा। तब तक तब तक बस 1 किलो आटा दे दो। बंसी ने कलम नीचे रखी और सीधा होकर बैठ गया। देखो अम्मा, धर्म पुण्य का काम नहीं है ये, दुकान है। पिछली बार के पैसे पूरे हुए, बात खत्म। अब जब तक हाथ में रोकड़ा नहीं तब तक सौदा नहीं। जाओ। लाला, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, भगवान तुम्हारा भला करेगा। भगवान भला तब करेगा जब मैं अपना भला करूंगा, बंसी ने रुखाई से कहा। चलो अम्मा, हवा आने दो, और भी ग्राहक हैं। कमला की आंखों से आंसू बह निकले। वो बेइज्जती का घूंट पीकर वापस मुड़ गई। उस दिन वो और वो कुत्ता दोनों भूखे सोए। 3 दिन बीत गए। कमला अब बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। तेज बुखार ने उसे जकड़ लिया था। वो बस पड़ी पड़ी छत को घूरती रहती। मीना जो अपने घर से लाती, वही 2 घूंट पानी या छाछ उसके गले से उतरता। अम्मा उठो, ऐसे हिम्मत हारोगी तो कैसे चलेगा? मीना उसका हाथ सहलाते हुए कहती। कमला बस फीकी सी मुस्कान देती। अब अब हिम्मत नहीं बची मीना, लगता है देवेंद्र जी बुला रहे हैं। मेरा मेरा रोहन, उसे एक बार, बस एक बार देख लेती। मीना से रहा नहीं गया। वो उस दिन गुस्से में भरी हुई गांव के पोस्ट ऑफिस गई। पोस्ट ऑफिस कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं थी। गांव के पोस्टमास्टर सुरेश के घर का ही एक कमरा था। सुरेश एक पढ़ा लिखा, नेक दिल जवान था। उसने कमला की हालत देखी थी। उसे उस बैरंग मनियो नडर का किस्सा भी याद था। सुरेश भाई, मीना ने अंदर आते ही कहा, वो अम्मा जो शहर से आई हैं, वो मर जाएगी। सुरेश ने चौंक कर देखा।
क्या हुआ? 3 दिन से भूखी है। लाला ने उधार बंद कर दिया। उसका बेटा फ़ोन नहीं उठाता। वो बस रोहन, रोहन रट रही है। तुम कुछ करो, तुम डाकिया हो, तुम शहर में खबर भेजो। सुरेश को एक झटका सा लगा। उसे लगा जैसे बंसी लाला के साथ-साथ वो भी इस गुनाह में शामिल है। मैं क्या कर सकता हूँ मीना? मैं तो बस चिट्ठी पहुँचाता हूँ। उसने बेबसी से कहा। तो चिट्ठी लिखो, मीना चिल्लाई। लिखो उस कपूत बेटे को कि तेरी माँ यहाँ लावारिसों की तरह मर रही है। शायद शर्म आ जाए उसे। सुरेश गहरे सोच में पड़ गया। वो सरकारी मुलाजिम था। वो किसी को ऐसी चिट्ठी नहीं लिख सकता। लेकिन वो इंसान भी था। ठीक है, उसने कहा, मैं कोशिश करता हूँ। उधर दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर मुंबई में दिवाली की सफाई चल रही थी। सोनिया अपने बेडरूम में खड़ी होकर नौकरों को निर्देश दे रही थी। ये ड्रेसिंग टेबल हटाओ। इसके पीछे कितनी गंदगी है। 2 नौकरों ने जोर लगाकर भारी शीशम की ड्रेसिंग टेबल को खिसकाया। जैसे ही टेबल हटी, सोनिया की नज़र फर्श पर पड़ी एक चीज़ पर गई। वो चमक रही थी। सोनिया ने झुककर उसे उठाया। वो उसका खोया हुआ डायमंड ईयरिंग था। शायद सफाई में या कभी खिसकाने में वो टेबल के पीछे गिर गया था। नौकर ने पूछा, कुछ मिला क्या मैडम? नहीं, कुछ नहीं। सोनिया ने जल्दी से उसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। तुम लोग काम करो। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए उसके दिल में एक ठंड सी दौड़ गई। उसे कमला का वो सहमा हुआ, रोता हुआ चेहरा याद आया। उसे याद आया कि इसी इयरिंग के लिए उसने उस बूढ़ी औरत पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। लेकिन ये ख़्याल बस एक पल के लिए ही था। अच्छा ही हुआ, उसने मन में सोचा। इसी बहाने घर से गंदगी साफ़ हुई। रोज़-रोज़ की किचकिच तो ख़त्म हुई। अब कितनी शांति है। उसने वो इयरिंग उठाया और अपने ज्वेलरी बॉक्स में वापस रख दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वापस हिमाचल के उस गाँव में सुरेश के सामने एक बड़ा सवाल था। वो रोहन को खत कैसे लिखे? उसके पास रोहन का पूरा पता तो था जो मनी ऑन ऑर्डर के कूपन पर लिखा होता था, लेकिन क्या लिखे? अगर उसने लिखा कि तुम्हारी माँ मर रही है तो ये बहुत फ़िल्मी लगेगा। शायद रोहन यकीन भी न करे। उसने दूसरा रास्ता निकाला। वो अपनी कुर्सी से उठा और गाँव के प्रधान जगत सिंह के घर गया। जगत सिंह एक रौबदार, पुराने ख़यालात के लेकिन सच्चे आदमी थे। सुरेश ने उन्हें सारी बात बताई। प्रधान की आँखें सुनकर लाल हो गईं। नालायक! माँ को जंगल में मरने के लिए छोड़ गया। अभी पुलिस में खबर करता हूँ। नहीं प्रधान जी, सुरेश ने समझाया। पुलिस से पहले हमें उसे यहाँ बुलाना होगा। अम्मा की हालत ठीक नहीं है। वो अपने बेटे को देखना चाहती हैं। तो क्या करें? आप, सुरेश ने कहा, आप पंचायत के लेटर हेड पर एक खत लिखिए। मैं बोलता हूँ, आप लिखिए। प्रधान ने अपना लेटर हेड निकाला। सुरेश ने लिखवाना शुरू किया। सेवा में श्री रोहन, पूरा नाम, पता, मुंबई का पता। विषय आपकी माता श्रीमती कमला देवी के संबंध में। महोदय, आपको सूचित किया जाता है कि आपकी माता श्रीमती कमला देवी, जो इस समय गांव गांव का नाम चंबा में निवास कर रही हैं, पिछले कुछ दिनों से अत्यंत गंभीर रूप से बीमार हैं। उनका इलाज यहाँ के स्थानीय साधनों से संभव नहीं हो पा रहा है। उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है और वो किसी को पहचान भी नहीं पा रही है। आपसे अनुरोध है कि इस पत्र को अत्यंत ज़रूरी, मोस्ट अर्जेंट समझें और तुरंत यहाँ पहुँचकर अपनी माता की सुध लें। यदि आप 24 घंटे के भीतर नहीं पहुँचते हैं तो पंचायत उनके स्वास्थ्य या किसी भी अनहोनी के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। भवदीय जगत सिंह, ग्राम प्रधान। सुरेश ने इस खत को एक लिफाफे में डाला और उस पर स्पीड पोस्ट की मुहर लगाई। ये खत कल सुबह की पहली डाक से निकलेगा, सुरेश ने प्रधान से कहा। 2 दिन में मुंबई पहुंच जाएगा। अब देखते हैं वो बेटा आता है या अपनी माँ की लाश लेने आता है। खत भेज दिया गया। गांव में कमला की हालत और बिगड़ रही थी। मीना ने उसे अपने घर से लाकर थोड़ा दलिया खिलाने की कोशिश की, लेकिन कमला ने आंखें नहीं खोली। वो बस बुखार में तप रही थी और उसकी सांसें उखड़ रही थी। वो खत अब हवा में था, एक बेजान कागज का टुकड़ा जिसमें एक माँ की आखिरी सांसें अटकी थीं। वो खत मुंबई पहुंचा, एक सरकारी लिफाफा जिस पर ग्राम पंचायत की मुहर थी और लाल स्याही से अत्यंत ज़रूरी लिखा था। उस वक्त रोहन ऑफिस की एक बड़ी मीटिंग में था। सोनिया ने घर पर लिफाफा देखा और उसे खोलकर पढ़ा। सोनिया का दिल एक पल को धड़का, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। ओह ड्रामा, वो बुदबुदाई। उसने खत की एक फ़ोटो खींची और रोहन को व्हाट्सएप कर दी। साथ में लिखा, देख लो गाँव वाले तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। मुझे तो ये सब बहाना लग रहा है पैसे ऐंठने का। मीटिंग के बीच रोहन ने फ़ोन देखा, मैसेज पढ़ा, फ़ोटो खोली।
अत्यंत गंभीर, किसी को पहचान भी नहीं पा रही, 24 घंटे, अनहोनी, ये शब्द उसे परेशान करने लगे। उसे माँ की याद नहीं आई। उसे डर लगा, डर कि अगर माँ को कुछ हो गया तो गांव वाले उस पर उंगली उठाएंगे। समाज क्या कहेगा? बेटा अफसर है और माँ गांव में लावारिस मर गई। उसका प्रोजेक्ट, उसका प्रमोशन, सब पर एक धब्बा लग जाएगा। बकवास है, उसने सोनिया को रिप्लाई किया। काम से बचने के लिए नाटक कर रही होगी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वो मीटिंग में ध्यान नहीं दे पा रहा था। अनहोनी शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। शिट! उसने अपने बॉस को मैसेज किया, फैमिली इमरजेंसी, हैव टू लीव। उसने सोनिया को फोन किया, मैं जा रहा हूँ, फ्लाइट पकड़ रहा हूँ, तुम ठीक हो ना? मैं, सोनिया ने हैरानी से कहा, मुझे क्या होना है, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ और जल्दी से ये मामला खत्म करके वापस आओ। और हाँ, फालतू के खर्चे मत कर देना उन लोगों पर। रोहन ने फोन काट दिया। अगले दिन दोपहर तक रोहन की टैक्सी उसी कच्ची सड़क पर दौड़ रही थी। वही चीड़ के पेड़, वही ठंडी हवा, लेकिन आज रोहन को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका दिल बैठा जा रहा था। भैया थोड़ा तेज चलाओ, वो ड्राइवर से बार बार कह रहा था। जैसे ही टैक्सी उस टूटे घर के पास रुकी, रोहन का दिल धक से रह गया। घर के बाहर खामोशी थी, लेकिन ये वो खामोशी नहीं थी जो उसने पहले देखी थी। ये मौत की खामोशी थी। वो आवारा कुत्ता जो हमेशा दरवाजे पर बैठा रहता था, आज थोड़ा दूर एक पत्थर पर बैठा था। उसने रोहन को देखा और भौंकने की जगह उसने एक दर्द भरी आवाज निकाली, जैसे वो रो रहा हो। घर का झुका हुआ दरवाजा खुला था। माँ, रोहन ने डरते डरते आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। वो लड़खड़ाते कदमों से अंदर घुसा। अंदर का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। कमरे के बीच में ठंडे फर्श पर एक सफेद चादर में लिपटा एक जिस्म पड़ा था। मीना एक कोने में बैठी अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछ रही थी। गांव का प्रधान जगत सिंह और डाकिया सुरेश दोनों दीवार से टिके खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू नहीं, गुस्सा था। माँ! रोहन की एक चीख निकली। वो दौड़कर उस जिस्म के पास गया और चादर हटा दी। वो कमला का चेहरा था, पीला, ठंडा और शांत, जैसे बरसों की तकलीफ के बाद उसे आज सुकून मिला हो। उसकी आंखें बंद थीं। तुम तुम सबने मुझे बताया क्यों नहीं? रोहन प्रधान पर चिल्लाया। कब हुआ ये? मीना रोते रोते बोली, कल रात बाबू, कल रात ही चली गई अम्मा, तुम्हारा ही नाम ले रही थी। मेरा रोहन आएगा। रोहन वहीं फर्श पर घुटनों के बल गिर गया। माँ, उठो माँ, मैं आ गया। देखो, मैं आ गया। वो एक पागल की तरह अपनी माँ के ठंडे गालों को सहलाने लगा। मैंने कहा था ना मैं आऊंगा। तुम तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकी। उठो। प्रधान जगत सिंह आगे बढ़े और उन्होंने रोहन का कंधा पकड़कर उसे झटके से खड़ा कर दिया। बस कर। प्रधान की आवाज किसी शेर की दहाड़ जैसी थी। जब जिंदा थी तब तो आया नहीं, अब ये नाटक किसके लिए कर रहा है? मैंने मैंने पैसे भेजे थे, रोहन ने अपनी सफाई में कहा। पैसे? प्रधान हंसा। वो 1,000 रुपए जो भेजने का खर्चा भी तूने अपनी माँ पर ही डाल दिया। वो बैरंग मनियो नर्डर, पता है तुझे? उस 1,000 रुपए में से 700 रुपए लाला ने उधार के काट लिए थे। 300 रुपए में तेरी माँ ने 40 दिन निकाले हैं यहाँ। 40 दिन? ये सुनते ही डाकिया सुरेश भी बोल पड़ा। हमने खत इसीलिए नहीं लिखा था कि तुम आओ। हमने खत इसीलिए लिखा था कि तुम अपनी माँ की लाश ले जाओ। हम लावारिसों की तरह उसका अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते थे। ये शब्द रोहन के सीने में तीर की तरह लगे। लाश ले जाओ? नहीं, नहीं, मेरी माँ लावारिस नहीं है। मैं उसका बेटा हूँ। वो खुद को यकीन दिलाना चाह रहा था। बेटा? प्रधान ने कहा। बेटा होता तो अपनी माँ को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ता। एक मामूली से इयरिंग के पीछे? रोहन चौंक गया। आपको आपको कैसे पता? मीना ने सब बताया, प्रधान ने कहा। वो इयरिंग, वो चोरी का इल्जाम, सब पता है हमें। जा, अब जो सामान लेने आया है वो उठा और अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर। इस गांव की मिट्टी को और अपवित्र मत कर। रोहन टूट चुका था। वो रो नहीं रहा था, वो सुन्न हो गया था। तभी डाकिया सुरेश, जो अब तक चुप था, धीरे से आगे बढ़ा। बाबूजी, उसने धीरे से कहा, अम्मा ने कल जब उनकी सांस उखड़ रही थी तो उन्हें लगा था कि तुम दरवाजे पर आ गए हो। रोहन ने आंसू भरी नजरों से सुरेश की तरफ देखा। उन्होंने मीना से अपना बक्सा खुलवाया था, सुरेश ने कहा।
और ये तुम्हारे लिए रखवाया था। सुरेश ने अपनी जेब से एक छोटी, मुड़ी-तुड़ी, बहुत पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर निकाली। वो तस्वीर रोहन के बचपन की थी। तकरीबन 5 साल का रोहन अपने पिता देवेंद्र के कंधों पर बैठा खिलखिला रहा था और पास में खड़ी कमला उसे देखकर हंस रही थी। ये कमला की सबसे कीमती चीज़ थी जिसे वो अपने साथ उस खंडहर में लाई थी। उनके आखिरी शब्द थे। सुरेश का गला भर आया, मेरा बेटा आ गया, कह देना, मैंने उसे माफ़ किया। रोहन ने कांपते हाथों से वो तस्वीर ली। बस, वो एक पल था, वो एक पल जब मुंबई का बड़ा मैनेजर रोहन खत्म हो गया। वो उस तस्वीर को देखता रहा और फिर अपनी माँ के ठंडे पैरों पर गिरकर एक बच्चे की तरह फूट-फूट कर रोने लगा। वो माफ़ी नहीं माँग रहा था, वो बस रो रहा था। उसे आज पहली बार एहसास हुआ था कि उसने क्या खो दिया था। उसने पैसे नहीं खोए थे, उसने प्रमोशन नहीं खोया था, उसने भगवान खो दिया था। उपसंहार एपिलॉग रोहन ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। वो मुंबई लौटा। सोनिया ने उसे देखा। वो एक हफ्ते में 10 साल बूढ़ा लग रहा था। रोहन, सब ठीक है? मैंने कहा था ना, फालतू का ड्रामा था। सोनिया ने अपना पर्स उठाते हुए कहा। रोहन ने उसकी तरफ देखा। सोनिया ने कान में वही डायमंड ईयररिंग्स पहने हुए थे। वो खोया हुआ ईयररिंग उसे ड्रेसिंग टेबल के पीछे मिल गया था, लेकिन उसने रोहन को बताना ज़रूरी नहीं समझा था। रोहन ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने कमरे में गया। एक बैग पैक किया। कहाँ जा रहे हो? सोनिया ने पूछा। रोहन दरवाजे पर रुका। उसने वो बचपन की तस्वीर अपनी जेब से निकाली और उसे देखा। मैं उस घर में नहीं रह सकता, उसने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा। जिस घर की नींव मेरी माँ की लाश पर रखी गई हो। क्या बकवास है रोहन, प्रैक्टिकल बनो, जो हुआ सो हुआ। मैं बहुत प्रैक्टिकल था सोनिया, रोहन ने कहा। इतना प्रैक्टिकल कि मैं इंसान ही नहीं बचा। रोहन उस फ्लैट से बाहर निकल गया। 6 महीने बाद हरिद्वार का एक बड़ा वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम। एक दुबला-पतला आदमी जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, फर्श पर पोछा लगा रहा था। वो रोहन था। उसने अपनी नौकरी, अपना फ्लैट, अपनी ज़िंदगी सब छोड़ दिया था। वो वृद्धाश्रम में एक स्वयंसेवक, वॉलंटियर था। तभी एक कमरे से एक कमज़ोर-सी आवाज़ आई, "बेटा ओ बेटा, थोड़ा पानी।" रोहन पोछा छोड़कर दौड़ा। एक बहुत बूढ़े, बीमार, लाचार आदमी बिस्तर पर पड़े थे। रोहन ने उनका सिर अपनी गोद में उठाया और गिलास से उन्हें पानी पिलाया। बूढ़े आदमी ने पानी पीकर रोहन के सिर पर हाथ फेरा। जीता रहा बेटा, भगवान तुझे खुश रखे। रोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उस बूढ़े आदमी के चेहरे में अपनी माँ को देखा। उसने जवाब दिया, हाँ माँ, मैं यहीं हूँ। रोहन को सुकून नहीं मिला था, उसे शायद कभी नहीं मिलता, लेकिन उसने अपनी बची हुई जिंदगी हजारों माँ-बाप की सेवा में लगाकर उस बेरंग खत का कर्ज चुकाने का फैसला कर लिया था।